अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? इमरान, जावेद, शौकत, जी आप लोग सर। आवाज़ आ जी रही है? सर। जी जी सर, सर, वालेकुम आवाज आ रही सर सलाम। आ जी रही। जी सर, वालेकुम अस्सलाम सलाम बिल्कुल सर। आ वालेकुम रही है। भैया। अच्छा जी, जल्दी से बस ये आज जो थोड़ा सा पढ़ना है ये पढ़ते हैं। फिर आप लोगों के जी अगर जी सर। हैं जो क्विज़ है उसके बारे में, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में तो मुझे बताएं, वरना छुट्टी करते हैं आज, ठीक है जी। अच्छा, ओके सर। जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली एंड पार्ट है इंडियन केस स्टडी का, जो हम इंडियन केस स्टडी देख रहे थे। उसकी हमने तकरीबन सारी देख ली थी, एक्सेप्ट के हमने उसको उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस वाला पार्ट था वो नहीं देखा था। तो उसको हम देखते हैं ताकि हमारा ये वाला ख़त्म हो जाए, और फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो नज़र आ रहा है आप लोगों को? स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। अच्छा सर आ जी, रही तो है। जी सर। रिजल्ट्स तक हम रुक गए थे पिछली बार। तो रिजल्ट्स में ये बता रहा है कि मेन फाइंडिंग्स जो हैं वो क्या क्या हैं। पहली फाइंडिंग वो ये बता रहा है कि 25.3 मिलियन नेट सोशल बेनिफिट निकला है इस प्रोजेक्ट्स में से ओवर 40 ईयर्स। दूसरा वो ये बता रहा है कि कॉस्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर सीवेज ट्रकिंग है। अब ये जब मैं ये आपको बता रहा हूँ तो आपके जहन में सेंसिटिविटी एनालिसिस रहना चाहिए कि वहाँ पे भी हमारा कंसर्न था ना कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहाँ से आ रही है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ से आ रहा है। तो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो सीवेज ट्रकिंग से आ रही है, विच इज़ आउट अराउंड 43% ऑफ टोटल। और साथ ही कहता है ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट द स्मॉल नंबर ऑफ डायरिया केसेस, यानी वो डायरिया डेथ्स, यानी वो तमिलनाडु वाले बता रहे हैं कि डेथ कोई नहीं हुई, मॉर्टेलिटी बेनिफिट कॉन्स्टिट्यूट द बिगेस्ट बेनिफिट अराउंड 96%। सबसे ज़्यादा बचत जो है मॉर्टेलिटी बेनिफिट से हो रही है। दिस इज़ ड्यू टू द रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ वीएसएल, क्योंकि इन्होंने यूएसए से वीएसएल बेंचमार्क करके ली थी, तो और बहुत ज़्यादा वीएसएल थी, तो कुछ लाइफ भी बच गई, तो उसका फ़ायदा फिर बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ वो ये बता रहा है कि ओवरऑल पॉजिटिव एनपीवी जो है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 में था, और फेज़ 3 में एनपीवी नेगेटिव था। तो अगर आप थोड़ा इस केस स्टडी को याद करें तो फेज़ वन और फेज़ 2 में खाली एग्जिस्टिंग सीवेज प्लांट्स पे इन्होंने काम किया था, जबकि फेज़ 3 में नए सीवेज प्लांट बनाए थे। तो ज़ाहिर है फिर वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उसने बेनिफिट्स को ओवरशेडो किया। और ये टेबल है, इसमें ये मुख्तलिफ कॉस्ट्स का बता रहा है। लेकिन अब इसको आप देखें ना, किसी एक को मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले वाली को देखें, सॉफ्ट कंपोनेंट कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल कॉस्ट। इसका मीन 8.5% है, लेकिन रेंज 6.5 से 10.5 है। जो आपको याद होगा सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने हर एक हर एक इम्पैक्ट का बताया था कि या इसकी कोई रेंज होगी, या ये फिक्स्ड वैल्यू होगी, या किसी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ये चल रहा होगा। तो इसने फिर तमाम अपने वेरिएबल्स को, जिनको हम इम्पैक्ट कह रहे हैं, तो उसने बता दिया कि इसका मीन क्या है, रेंज क्या है। इसने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की, हम लोगों ने की है। वो ज़रा शायद कॉम्प्लेक्स थी, तो इसने कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं एड्रेस की। लेकिन आपको यू ऑल अंडरस्टैंड के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस नॉर्मल भी, ट्रायंगुलर भी, और भी बहुत सारी कोई भी हो सकती हैं। तो अगर आपको पता है कि आपका डेटा किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो आप फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ही आपको पता चलता है कि फिर ये सेंसिटिव कितना है, यानी हाउ हाउ डज इट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सर्टेन वैल्यूज़। अगर ये बहुत स्विंग हो रहा है तो इसका मतलब है फिर आपने इसकी दोनों एक्सट्रीम्स देखनी होती हैं, और बताना होता है कि मेरा जो आपको मैं रिजल्ट बता रहा हूँ वो इधर भी पहुँच सकता है, उधर भी पहुँच सकता है। और चौथी फाइंडिंग है उसके बारे में, ये कह रहा है कि बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो जो है वो फेज़ 1 और 2 में 2.62 है, और फेज़ 3 में 0.4 है, यानी 1 से नीचे है, यानी कि नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे अब मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन आ गई। अब अगेन इसमें आपने पिछले लेक्चर को दिमाग में रेफर करना है। ये बेसिकली जो मैं इसको क्विकली पढ़ देता हूँ ताकि आपसे जो हमने मिनट ऐप पे किया था उससे रिलेट कर सकें। लिखा हुआ, वी रैन 10,000 ट्रायल्स, हमने 50,000 ट्रायल किए थे। वेयर अ वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर वाज पिक्ड रैंडमली फॉर ईच ट्रायल। रैंडमली का मतलब होता है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। आपकी रेंज के अंदर अंदर रैंडमली पिक करने को कहते हैं मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रैंडमली फिट करने को कहते हैं मॉन्टे कार्लो। In turn, the NPV for these 10,000 trials are summarized using a cumulative distribution function in figure 1। ये बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इसका फंक्शन क्या बन रहा है। Around 46% of the trials resulted in a negative NPV, यानी वो कह रहा है ओवरऑल 54% पॉजिटिव एनपीवी आया, 46 नेगेटिव आया। इसका मतलब है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है।
आपको याद होगा जब हम कर रहे थे तो हमारे मैक्सिमम 2-3% नेगेटिव आए थे, 5% तक, लेकिन ये कह रहा है मेरे 46% नेगेटिव आए हैं। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट का नेगेटिव में जाने का बहुत खतरा है। और ऐसी चीज़ को फिर आप आगे टोर्नेडो एनालिसिस भी करते हैं। टोर्नेडो का मतलब होता है कि आप देखें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इंस्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नीचे लिखा, वी कैन ऑल्सो रन मोंटे कार्लो फॉर द इंडिविजुअल फेजेस टू अनकवर, यानी फेज 1, 2, 3 को मैं अलग अलग से भी देख सकता हूँ और मैं इकट्ठा भी देख सकता हूँ। अराउंड 20% ऑफ द ट्रायल्स रिटर्न नेगेटिव, यानी अगर वो जब फेज 1 और 2 को देख रहा था सिर्फ, तो 20% नेगेटिव थे। और जब फेज 3 को देख रहा था तो उसमें ओके अगेन हाईलाइटेड दैट्स फेज 3 90% नेगेटिव थे। यानी इसका मतलब है जो नेगेटिविटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एनपीवी की नेगेटिविटी को, वो फेज 3 कर रहा है। तो in all, Monte Carlo suggests that there is a wide range of values of NPV, and there could be certain parameters highly influential in determining the outcomes. यानी कोई parameters हैं, अगर मैं उनको कंट्रोल कर लूँ तो बहुत चांस है कि मैं अपनी एनपीवी को नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाऊंगा। तो उस वो करने के लिए फिगर 2 में इसने टोर्नेडो एनालिसिस कर लिया। हमने इसको एक ही मिनी टैब में एक और शक्ल में किया था, लेकिन आइडिया वही है कि हमें पता चले कि सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर जो है वो नेगेटिव को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये देखिए ज़ीरो की लाइन लगी हुई है, और ज़ीरो की लाइन से ये बता रहा है कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं। ये ब्लू और ऑरेंज जो है, इसका मतलब है ऑरेंज और ब्लू के दरमियान वाली जो लाइन है वो मीन है, और ऑरेंज नेगेटिव की तरफ है और ब्लू पॉजिटिव की तरफ है। लेकिन ज़ीरो के बाद एक्चुअली नेगेटिव होता है, लेकिन मीन से नीचे है बहरहाल। तो ये बता रहा है कि दो ऐसे हैं जो बार बार नेगेटिव में जा रहे हैं, एक बेस लाइन डेथ रेट ऑफ डायरिया और एक चेंजेस टू डायरिया इंसिडेंसेस। यानी अगर हम डेथ्स कम कर दें और डायरिया के केसेस कम कर दें तो हम फिर पॉजिटिव में चले जाएंगे। और नीचे वो बता रहा है वीएसएल और वगैरह वगैरह, वो अगर नेगेटिव में चले भी गए तो ओवरऑल हम नेगेटिव में नहीं जा रहे। तो इससे वो फिर आप फिर अब आपको पता चल गया है कि अगर आपने कंट्रोल करना है तो वो आपने इन दो चीज़ों को करना है अगर आपने अपने एनपीवी को पॉजिटिव रखना है। अब आगे इसने समरी बताई है और कुछ इम्प्लीकेशंस बताई हैं। अगेन हम इनको बार बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा समराइज कर देता हूँ। इम्प्लीकेशंस में बता रहा है फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 हैव कंट्रास्टिंग आउटलुक्स, यानी पहले दो फेज और तरह है, तीसरा और तरह है। पहले दो पॉजिटिव हैं, ओवरऑल कम नेगेटिव आ रहा है उसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस में मोंटे कार्लो में, लेकिन 3 में बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर आगे बता रहा है कि ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी है यहाँ पे। यानी अगर आप सिर्फ एफिशिएंसी करने जाएंगे फिर तो आप कहेंगे फेज 3 करते ही नहीं है क्योंकि उसमें बहुत खर्चा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली जो गरीब पॉपुलेशन के लिए हो रहा है वो फेज 3 हो रहा है। 1 और 2 तो सिटी में हो रहे थे, बस जहाँ पहले से सब कुछ था। जो नए सीवरेज प्लांट लगने हैं वो तो गाँव में लगने हैं। तो आपने फिर इक्विटी भी देखनी है, सिर्फ आपने एफिशिएंसी नहीं देखनी। फिर कह रहा है पॉलिसी मेकर्स जो है फिर इसको इस तरह जस्टिफाई करेंगे कि हमारी जो डिसएडवांटेज पॉपुलेशन है हम उसको प्रेफर कर रहे हैं, उसको फिर वो वेट ज़्यादा दे देंगे। वो कहेंगे कि फेज 1 और 2 का वेट में भी 20% है और फेज 3 का 80% है। तो इस तरह वो उसको जस्टिफाई करेंगे। फिर कह रहा है कि पैरामीटर्स हाईलाइटेड आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन द टोर्नेडो एनालिसिस। ये जो दो हमने देखे थे, तो उनको ऑब्वियसली फिर इसका होगा कि उसमें डेटा का इशू भी था। डेटा का इशू ये था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई डेथ नहीं हुई, लेकिन ये कह रहे थे कि हर एक लाख लोग डायरिया की वजह से अस्पतालों में आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, और एक डेथ भी नहीं हुई, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप लोग डेटा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं या सही रिपोर्ट नहीं हो रहा या सही रिकॉर्ड नहीं हो रहा या कहीं फजिंग वगैरह हो रही है। तो वो उसको फिर इसने 50% अज्यूम करके वहाँ से आगे चला है। फिर आखिर में लिखा हुआ है थर्ड, इट शुड बी हाईलाइटेड दैट वी हैव ओनली इंक्लूडेड हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स। यानी ये कहना चाह रहा है कि हमने बाकी बेनिफिट्स, जो फॉर एग्जांपल ट्रकिंग हुई तो ट्रक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली होगी ट्रकिंग से। इसी तरह जहाँ पे अब लोग जगह जगह गंद नहीं फैला रहे, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ने का इम्कान होता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वाटरवेज साफ़ होते हैं वगैरह वगैरह। तो वो हमने काउंट नहीं किया। अगर हम उनको भी काउंट करें तो हम अपनी एनपीवी को और पॉजिटिव दिखा सकते हैं। और ये आखिर में रेफरेंसेस दिए हुए हैं, और फिर बिल्कुल आखिर में कुछ इसके स्टडी के सवाल हैं। यानी आप इसको एज टीचिंग में अगर आप यूज़ करना चाहें तो फिर ये वाले सवाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था जी इस केस स्टडी के बारे में। अब आप लोग बताएं जी, आप लोगों के क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस केस, रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट्स और रिगार्डिंग द असाइनमेंट। तो तीसरा क्विज मिला है जो आपको।
कोई सवाल नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्वेश्चन सर। जी जी जी, जावेद वालेकुम सलाम जावेद पहले। साहब, जी जावेद बोले साहब। बोले जावेद साहब। जी। अच्छा सर, इसमें ये जो हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस है, जी इसमें हम यानी मिनी टैब जो है वो, उसके थ्रू हम एनालिसिस कर लें ताकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आए, और एक उसमें से हम मीनिंगफुल जो इन्फॉर्म डिसीजंस के लिए रिकमेंडेशंस हैं वो हम अप्रूव कर सकें, या हम मॉन्टे कार्लो भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने वो पिछली टर्म में एक सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है। तो अब इसमें देख क्या लीजिए, सर? देखिए आइडिया तो ये है ना कि जो भी सर। अगर आप मोंटे कार्लो जब भी आप यूज करेंगे ना, तो आपको सर। थाउजेंड्स में सिमुलेशन करनी पड़ती है ना। तो वो सर। करेंगे तो जाहिर है किसी सॉफ्टवेयर पे ही करेंगे। जी ऐसे ही है सर। तो करें, किसी और पे करना है किसी और पे कर ले, एज लॉन्ग एज आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सही है। तो लेकिन ये है कि मतलब मिनी टैब की जो एप्लीकेशन है उसको हमने अपने इस सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने उसको लाजमी नहीं उसके नहीं नहीं रिजल्ट्स को नहीं जो है वो हमने नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, कोई पर्टिकुलर सर एप्लीकेशन लाजमी नहीं है। आपको तो नहीं है, बेसिकली अच्छा। देखें डायग्राम और आउटपुट चाहिए ना। और सर जब ऐसे ही खुद ही है। ले लें और अपने पेपर में लिख दें कि मैंने फलाना सॉफ्टवेयर यूज किया, उससे मिली है मुझे। ठीक है। और उसमें सर जो यानी हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, मतलब हम जैसे एक्सेल के ऊपर भी हम उसको रन करके, जी जी, और उससे भी मतलब वो हम अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल उसमें बिल्कुल बिल्कुल, इट इज उसको बनाए, एक्सेप्टेबल। उससे आपकी ना रिपोर्ट इंप्रेसिव लगती है। और जी इंशाल्लाह आप बेहतर है में से सर। जो अच्छी रिपोर्ट्स होंगी उनको हम पब्लिश करेंगे, उनको हम जर्नल्स में भेजेंगे और पब्लिश करेंगे। राइट सर, राइट सर, राइट सर। अब इमरान साहब आप बात करें। नहीं, मेरा भी जावेद भाई आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, वो आपने पूछ लिया कि वही सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा था, तो क्लियरिटी दे दी सर ने। वो उसी पे ही था मेरा भी। अच्छा, इसमें जो क्विज है उस सिलसिले में कोई अगर क्वेश्चन है तो वो भी अच्छा, देख लें, क्विज में अगर इफ इससे समवन पहले हैव कि आप सर। सवाल पूछें, मैं आपको एक क्विक बता दूं। एक तो ये कि सर। क्विज के सारे सवाल जो है ना आपकी स्लाइडों में से हैं, कोई भी स्लाइडों से बाहर नहीं है। तो आप एक राइट सर। ऊपर से नीचे आप क्विज के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो प्रेजेंटेशन नंबर 4 5 6 को सीक्वेंस में खोल के देखें तो उन्हीं में से सारे सवाल आए हुए हैं। और जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो और सही है। बीच में किसी किसी जगह मैंने कहा है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने प्रोजेक्ट से बताएं। जी ऐसे ही है तो सर। वो और आपके ऐसे लिए ही है। आसानी इसलिए कि आप ऑलरेडी आसानी है। कर रहे हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो अच्छा सर, वो स्लाइड में क्वेश्चन तो कितने हैं? देखें जी जी। जी। एक। स्लाइड में तो टू द पॉइंट आपका लिखा होता है ना, तो वो हम उसको नहीं वो, उन पॉइंट्स को लेकर अपने उसमें लिख सकते हैं ना कि हाँ इमरान थोड़ा सा उस वीडियो पॉइंट को। देख लेना ना, वीडियो में लंबी बात की हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। इसके अलावा सर ये जो इसके क्वेश्चंस होंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे जो हमने अटेम्प्ट करने होंगे नहीं आउट नहीं, ऑफ। पांच सर। मैक्सिमम, पांच होंगे मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम 5 होंगे, ठीक है। सर लास्ट टाइम मिड में भी आपने 5 दे दिए थे, बड़ा मिड का टाइम थोड़ा था, क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। यार तुम चलो लोग इम्तिहान के कंपनसेट। बारे में इतना सीरियस होते हो ना, मुझे भी लगता है कि बहुत सीरियस चीज़ है ना। तो मैं फिर इसलिए ज़्यादा दे देता हूँ। वरना सर मुझे तो इसमें मेरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता है इम्तिहान मिड टर्म और फाइनल के बारे में क्या है। जी जी सर सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका वो कंसेप्ट तो होगा ना, जो लाइनें हमने इतनी लिखनी है या उस तरह का कोई डिटेल में, जैसे आप पहले भी स्पेसिफिक कहते देखो, हैं ना कि इसको तुम एक तुम पेज लिखना है या 1.5 पेज। तुम दुनिया का सबसे अच्छा पेपर करोगे ना, तो तुम्हें 40 में से कोई 40 नंबर मिल जाएंगे। और सब कुछ लिख के दुनिया का सबसे बुरा पेपर करोगे तो 32 33 मिल जाएंगे। तो बस देख लो, उसी हिसाब से ना काम करो। तो बहुत इजी हो गया सर। और असाइनमेंट्स के बारे में भी सर जरा गाइडलाइंस कोई फर्दर हम स्टूडेंट्स को दे हाँ दें कि जैसे देखिए, मैंने मतलब आप हाउ लोगों को कम। कहा था कि आप आपका जो टॉप क्लास असाइनमेंट या इसको प्रोजेक्ट कह लें, पेपर कह लें, जो भी, वो ऐसा होना चाहिए कि वो पब्लिशेबल होना चाहिए। और बिल्कुल आपके सर। पास मैंने आपको एक तो ये तमिलनाडु वाली एग्जांपल दी, इस तरह और भी मैंने आपसे केस स्टडीज शेयर की हुई हैं, वरना आप खुद इंटरनेट पे देख लें, आपको पता चल जाएगा पब्लिशेबल सर कैसे होते हैं ना। तो जो सही है। पब्लिशेबल होगा वो उसने बाकी जिधर जो मर्जी किया, वो ही और शी कैन एज्यूम के उसका A+ ग्रेड आएगा। फिर इसी तरह नीचे आते जाएं तो उसी तरह आते जाएंगे। चलिए, ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है सर सर। एक पर्सनल चलिए। रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टर्म में ले रहे हैं कोई क्लास सर, ले लीजिएगा ना, आपके साथ बड़ा वो एक हो गया है। 2 3 टर्म से चल रहे हैं, तो लास्ट टर्म है हमारा,
कमिंग हाँ ना इमरान मेरा अभी तो। तो पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह होगा कुछ ना कुछ, वो पता चल जाएगा कुछ, हाँ सर, मुझे भी पता बिल्कुल चल जाएगा, आपकी एक, चल जाएगा। आपका वे ऑफ मेथड समझ में आ गया है और पार्टिसिपेशन भी होती है, तो वो इसलिए इजी लगता है, कंफर्टेबल होते हैं आपके साथ, तो इसलिए हाँ सर। बस मुझे ऐसा सब्जेक्ट पसंद होता है जिसमें स्टूडेंट ज्यादा ना हो ना, पेपर बहुत चेक करने पड़ते हैं यार। लेकिन सर आप आपके सब्जेक्ट में सर मेरा ख्याल है कि कोई 50+ ही होंगे इस दफा भी। हाँ ऐसे ही चल रहा होता है बस, ऐसे ही मैं है तो सर, भाग रहा होता हूँ मोस्ट मोस्ट लेकिन। ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। चल अल्लाह अच्छा करे तो इंशाल्लाह चलें कभी। सर, फॉर मी थैंक इट यू इज वेरी मच गोइंग टू बी सर, द सर लास्ट बड़ा सब्जेक्ट। मजा हाँ आया थैंक यू इस सो मच सर, इस टर्म थैंक में यू भी, सो बड़ा मच। मजा आया आपके साथ सर, बड़ी शौकत शौकत पार्टिसिपेशन ने थी। मिड टर्म के बारे में पूछना होगा, हाँ शौकत आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं वही जो इन्होंने क्वेश्चन कर लिया, मैं वही कह रहा था कि जो आपने जैसे मिड टर्म में हमने 1 पेज लिखना था या 1.5 पेज लिखना होता था, तो वो कंडीशन हाँ हाँ इस दफा बिल्कुल, भी अप्लाई कंडीशन वही करेगी। होगी, बिल्कुल कोई भी जवाब जो है ना 1.5-2 पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू जी। मच। थैंक यू सर। इंशाल्लाह थैंक अगले यू, अल्लाह हफ्ते हाफिज खुदा हम इसी सर। तरह हाफिज। सेशन करेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स जरा करीब पहुंचा के ना, तो फाइनल करने जी से पहले उस सेशन में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, कोई सवाल हो आपका तो, ठीक है। जी बेहतर सर। ओके सर, थैंक यू ओके, ओके जी। सर। इंशाल्लाह सी यू थैंक इन ओके यू सर, नेक्स्ट सर। थैंक सेशन। यू, अल्लाह हाफिज सर। इंशाल्लाह अल्लाह सर। हाफिज जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमान।